तो आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जिसने न सिर्फ इजराइल में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। इजराइल की संसद ने एक बहुत ही विवादास्पद कानून पास किया है, आतंकवाद के लिए मौत की सजा। लेकिन ये कोई आम कानून नहीं है। इस पर दुनिया भर से बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या है इस कानून में कि यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था इसे वॉर क्राइम यानी कि युद्ध अपराध तक कह रही है। चलिए इसी सवाल के जवाब में इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं। तो हुआ ये कि 30 मार्च 2026 को इजराइल की संसद, जिसे किनेसेट कहते हैं, उसने एक बिल पास किया। और इस बिल में क्या था? सीधी सी बात, आतंकवाद के दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इस कानून में आखिर है क्या। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ सजा का ऐलान नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है और सारा का सारा विवाद असल में इसी प्रक्रिया को लेकर है। इस पूरी प्रोसेस में ना 3 चीजें हैं जो इसे बहुत कह सकते हैं खतरनाक बनाती हैं। पहली बात, केस सिविल कोर्ट में नहीं, मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। दूसरी, सजा सुनाने के 90 दिन के अंदर अंदर उसे लागू करना होगा। और सबसे जरूरी बात, इस फैसले के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं हो सकती। मतलब कोई बड़ी सिविल कोर्ट नहीं, कुछ नहीं, जो फैसला आया वो फाइनल है। अब आते हैं इस कानून के उस हिस्से पर जिसने असल में सबसे ज्यादा बवाल खड़ा किया है। पूरी दुनिया में इसकी आलोचना क्यों हो रही है? वजह है एक ही इलाका पर 2 अलग-अलग कानून। देखिए, यहाँ पर ये पूरा मामला एकदम साफ हो जाता है। जरा सोचिए, वेस्ट बैंक में एक ही जगह है, वहां अगर कोई फिलिस्तीनी आतंकवाद या हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसका केस जाएगा मिलिट्री कोर्ट में और सजा क्या हो सकती है? मौत। लेकिन उसी जगह पर रहने वाला कोई इजरायली नागरिक अगर ठीक वही जुर्म करे तो उसका केस जाएगा सिविल कोर्ट में, जहां मौत की सजा का कोई प्रोविजन ही नहीं है। मतलब जुर्म एक, लेकिन सजा 2 तरह की, इंसाफ भी 2 तरह का। और जानते हैं, इसी भेदभाव की वजह से दुनिया भर के जो आलोचक हैं वो इसकी तुलना सीधे सीधे दक्षिण अफ्रीका के अपार्थाइड यानी रंग भेद वाली नीति से कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये कानून जुर्म नहीं देख रहा, ये देख रहा है कि जुर्म करने वाले की पहचान क्या है। तो सवाल उठता है कि इतना कंट्रोवर्शियल कानून आखिर बना कैसे? भाई, इसके पीछे की कहानी इजराइल की अपनी अंदरूनी सियासत में छिपी है। इस कानून को पास कराने के पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है इजराइल के धुर दक्षिणपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इटामार बेन ग्विर। वो काफी वक्त से इस तरह के कानून की मांग कर रहे थे। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स का हिसाब किताब समझते हैं। देखिए, इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें होती हैं और सरकार बनाने के लिए जाहिर है बहुमत तो चाहिए ही। बेन ग्विर की पार्टी के पास कितनी सीटें हैं? सिर्फ 6। अब सुनने में तो ये नंबर बहुत छोटा लगता है, लेकिन मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो कोalition गवर्नमेंट है वो इन्हीं 6 सीटों के सहारे टिकी हुई है। अगर ये 6 सीटें हट जाएं तो सरकार का बहुमत खत्म। और बस यहीं पर बेन ग्विर ने अपना दांव खेला। उन्होंने सरकार के सामने एक सीधी साधी शर्त रख दी, या तो ये बिल पास करो या फिर मैं सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले रहा हूं। मतलब साफ था, सरकार गिर जाएगी। और इसी सियासी मजबूरी की वजह से ये बिल आखिरकार पास हो गया। अब जैसे ही ये कानून पास हुआ, बस पूरी दुनिया से रिएक्शंस की बाढ़ आ गई और ये रिएक्शंस बहुत तीखे थे। लिस्ट बहुत लंबी है। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन से लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, मतलब दुनिया के लगभग हर बड़े देश ने इस कानून की जोरदार आलोचना की और कहा कि इसे वापस लिया जाए। और मजे की बात यह है कि आवाजें सिर्फ बाहर से नहीं आ रही थीं, इजराइल के अंदर से भी विरोध हो रहा था। वहां के ऑपोजिशन लीडर यायर लैपिड ने तो साफ साफ कह दिया कि ऐसा करके हम बिल्कुल उन लोगों जैसे बन जाते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। तो अब चलिए जरा एक कदम पीछे लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कानून इजराइल की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे है। क्योंकि ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, इसका एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, ये कानून कोई रातों रात नहीं आ गया। इसे समझने के लिए हमें दशकों पुराने इस कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास को देखना होगा। 1947 के पार्टीशन प्लान से लेकर 1967 में वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जे तक, फिर हमास का बनना और 2023 के हमले, ये कानून उसी बहुत लंबे और उलझे हुए इतिहास की एक और कड़ी है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि इसका मकसद क्या है?
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार अपना गोल बताया था इजराइल को एक सुपर स्पार्टा बनाना, मतलब एक ऐसा सुपर नेशन जो बहुत शक्तिशाली हो, आत्मनिर्भर हो। तो अगर उस नज़रिए से देखें तो ये कानून उसी मजबूत और किसी भी खतरे से सख्ती से निपटने वाली इमेज बनाने की कोशिश का एक हिस्सा हो सकता है। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ इजराइल का ये सुपर नेशन बनने का सपना है, लेकिन सवाल ये है कि इस सपने को पूरा करने के रास्ते में जो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं वो शांति की उम्मीदों पर कितने भारी पड़ेंगे। इस मजबूती को हासिल करने की कीमत क्या चुकानी होगी? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।